नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का प्रीवियस पेपर जो कि 2019 में हुआ था। उसका पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 67th। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 66 तक वो पार्ट 1 में डिस्कस हो चुके हैं। 67th क्वेश्चन में पूछा गया है टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो टर्म फंड यूज की जाती है उसका मतलब क्या है, यह पूछा गया है। हिंदी में कोष कहते हैं और गिवन ऑप्शंस में इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल से होता है। वर्किंग कैपिटल ऐसी कैपिटल जो डे टू डे की वर्किंग में यूज होती है और इसको जानने का तरीका है कि एक फर्म के पास जितनी अवेलेबल होती हैं करंट एसेट्स, अगर उनमें से हम करंट लायबिलिटीज निकाल दें तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो हमारे पास अवेलेबल मानी जाएगी हर समय बिजनेस के यूसेज के लिए, और इसीलिए उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल और इसी को फंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होगी किसके। तो गिवन ऑप्शंस में सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। दरअसल नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो शुद्ध रूप से कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में। फाइनेंस में टर्म यूज की जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब चाहे मालिकों का, ओनर का अपना कैपिटल है और चाहे बाहर से थर्ड पार्टी से लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन लेकर के बिजनेस में लगाया हुआ है, वो सब कैपिटल एम्प्लॉयड ही माना जाता है। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी और इक्विटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चूंकि इनमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो अगर बैलेंस शीट की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में इक्विटीज होते हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं, साथ ही साथ करंट लायबिलिटीज होते हैं। और अगर आप देखेंगे एसेट साइड, तो एसेट साइड में जो एसेट्स रहती हैं वो रहती हैं टोटल एसेट, यानी कि उसमें फिक्स्ड एसेट्स रहती हैं और फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ करंट एसेट्स रहती हैं। तो मोटे तौर पे अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड को देखा जाए तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटीज, और ये बराबर होती है हमेशा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के। अब इसी में से डेराइव कर सकते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप चेक करके देख सकते हैं कौन सा सही बैठ सकता है। जैसे इक्विटी कैपिटल अकेला नहीं होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स जो होते हैं उनको भी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसमें नेट के लिए हमने लायबिलिटीज को घटाया नहीं है, करंट लायबिलिटीज को। उसके बाद टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो ये भी संभव नहीं है टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज घटा करके। और फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, अब चेक करके यहाँ पे देखते हैं कि ये इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी बराबर होती है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के। मान लीजिए आप करंट लायबिलिटीज को यहाँ से हटा दें और इसको इस साइड ले आएं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बराबर होंगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और इसको आप लिख सकते हैं, इसका मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यही होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बराबर में ये भी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जो होता है इसको आप वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे 69th, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स ये कह रहे हैं कि कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को अगर जोड़ दिया जाए और इसको डिवाइड किया जाए करंट लायबिलिटीज को, तो ये एक्स के बराबर होता है। ये पूछ रहे हैं कि एक्स है क्या। तो गिवन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ये एक रेशियो का फॉर्मूला है।
और आप देखेंगे कौन से रेशियो का फॉर्मूला है, उसमें से पता लगाना है। तो वैसे तो ये एक लिक्विडिटी रेशियो है, लेकिन इनमें से कौन सा लिक्विडिटी रेशियो है, इस बात की पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कहा जाता है जब लिक्विडिटी को एकदम एब्सोल्यूट टर्म में हम मापते हैं, यानी कि हमारी वो लिक्विडिटी जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास एबिलिटी टू पे क्विकली हम पे कर सकते हैं किसी की, ये लिक्विडिटी है। हमारे पास जितना कैश होगा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। कैश जब एब्सोल्यूट लिक्विड कहा जाता है तो उसमें कैश और कैश के साथ मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी शामिल किया जाता है। तो अगर हम अपनी करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में ये देखें कि हमारे पास क्विक पेमेंट की फैसिलिटी कितनी है, एब्सोल्यूट क्विक, तो उसमें कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को शामिल किया जाता है और ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 70th, अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो इज। AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग जो मेन क्लासिफिकेशन है कैश फ्लो का, वो है कितनी एक्टिविटीज में। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कितनी एक्टिविटीज में है ये बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 एक्टिविटीज में। AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग कैश फ्लो हम 3 तरह की एक्टिविटीज से जानते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाला जाता है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकाला जाता है। तब तीनों का मिलाकर के बनाया जाता है कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 28% इन कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो इज 60%, द प्रॉफिट विल बी, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो गिवन क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्होंने दिया हुआ है 28% है, और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है 60%, तो हमें पूछा है प्रॉफिट। ऐसे केस में प्रॉफिट निकालने का तरीका है कि जो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है 60%, अगर उसका आप 28% निकाल देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो यही हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर होता है, वही प्रॉफिट का परसेंटेज रहता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 60 का 28/100 करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, इसको सही से कैलकुलेट कर लेंगे। ये निकल आता है 16.8%, इसलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द रेशियो इज नॉट यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हेन रेशियो इज नॉट यूजफुल, दरअसल ये विच रेशियो होना चाहिए, सेंटेंस थोड़ा सा इनकरेक्ट है। विच रेशियो इज नॉट यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फर्म की जो कैपिटल होती है, एक फर्म की जो कैपिटल होती है उसका स्ट्रक्चर। और कैपिटल अगेन मैं ये बात कहूंगा कि देखिए जब हम किसी अकाउंट के अंदर लिखते हैं कैपिटल, तो वहां पे तो कैपिटल का मतलब होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर ने जो पैसा लगा रखा है। लेकिन फाइनेंस में जब हम बात करेंगे, कभी भी फाइनेंस में जब बात करेंगे कैपिटल की, तो वहां पे कैपिटल का मतलब मालिक की ओन कैपिटल भी होता है और लोन कैपिटल भी होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो अमाउंट लोन ले रखा होता है वो भी कैपिटल ही होता है। तो बात आती है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जितने भी कंपोनेंट है उनका प्रोपोर्शन, जैसे चाहे ओनर्स कैपिटल है यानी कि इक्विटी है, प्लस चाहे डेट है, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कोई भी ऐसा आइटम है, ये सब मिल करके बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के कई रेशियोज होते हैं, हमें पहचान करनी है कि इनमें से ऐसा कौन सा रेशियो है जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न, रिटर्न मतलब जो वापसी मिल रही है हमें अर्निंग के तौर पे, यानी कि अर्निंग, तो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो नहीं है। बाकी ये तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट देखेंगे, एक्टिविटी रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट इन। एक्टिविटी रेशियो हेल्प करता है मैनेजमेंट का किस तरीके से। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। एक्टिविटी रेशियोज को परफॉर्मेंस रेशियो भी कहा जाता है, क्योंकि ये फर्म की किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज में मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है यह चेक करता है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या पेबल टर्नओवर रेशियो, या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन सब में ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर एसेट को या किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के आइटम को मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा है। नेक्स्ट है 74th क्वेश्चन देखेंगे, अ सोर्स ऑफ फंड इज नॉट, इनमें से कौन सा
फंड का सोर्स नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, परचेज ऑफ मशीनरी। अगर मशीन परचेज करेंगे तो हमारा फंड यूज हो जाएगा, ये यूज ऑफ फंड है, ना कि सोर्स ऑफ फंड। बाकी जो है शेयर इश्यू करना, इससे फंड मिलेगा हमें, या प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इनसे भी फंड मिलता है। तो इसलिए सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 8,000, प्रॉफिट अर्न रुपीज 2,000, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज 40,000, देन एक्चुअल सेल इज। हमें बताना है एक्चुअल सेल कितना है। उन्होंने कुछ जानकारी दी हुई है कि जो ब्रेक इवन सेल है वो 40,000 है। अब ब्रेक इवन सेल का मतलब होता है वो सेल जहां पे कोई प्रॉफिट ना हो और कोई लॉस ना हो। प्रॉफिट अर्न हमें दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखा है। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे, हमें जानने हैं सेल्स की कैलकुलेशन। तो पहले इसमें ब्रेक इवन पॉइंट जान लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन सेल का या ब्रेक इवन पॉइंट कहें, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब इसमें हमें चूंकि सेल्स निकालना है तो वैल्यूज को चेंज करेंगे, तो बीईपी की तरफ आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ, इनटू ये कंट्रीब्यूशन ऊपर आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट नीचे चला जाएगा और बराबर सेल्स रह जाएगा। तो सेल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इन्होंने बीईपी भी दिया है, कंट्रीब्यूशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने 8,000 दिया ही है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट तो हमें दिया ही है, 40,000 है यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स, इनटू लिख देंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन ही होता है। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8,000 और 2 को जोड़ देंगे तो ये 10,000 आ जाएगा, अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है ही 8,000। अब इससे कैलकुलेट करके देख लें, 8,000 से 5 टाइम चला जाता है, 5 से 10 करोगे तो 50,000 आ जाएगा, और इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 50,000। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स एट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम क्या होता है? तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शंस हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, असिस्ट करना लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, और असिस्ट करना डे टू डे एक्टिविटीज में। तो गिवन ऑप्शन में सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इफ रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 60%, फिक्स्ड कॉस्ट आर 30,000, द ब्रेक इवन पॉइंट वुड बी। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स 60% है। अब इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो निकालने का तरीका है कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो है 60% है, यानी कि सेल्स अगर 100 हो तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 है, इसका मतलब ये है। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 है तो इसका मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो वो 40 है, और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो हो जाएगा 100। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो को ही कहा जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि ये 40% आ जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको ऐसे भी अलग-अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, 100 माइनस 60 कर सकते हैं, या एक तरीका और होता है 1 माइनस 0.6 कर देते हैं, उसका मतलब भी यही होता है, क्योंकि 60% का मतलब 0.6 होता है। तो जो भी पीवी रेशियो 40% आ गया। अब कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? तो बीईपी का फॉर्मूला होता है, जब फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल हो तो उसका तरीका होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो 40% है, तो 40% यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 40 अपॉन 100। फिक्स्ड कॉस्ट इसमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000, 30,000 अपॉन 40% का मतलब 40 अपॉन 100, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30,000 और इंटू 100 अपॉन 40, 100 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ जाता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये चला जाएगा 7500, 75 इंटू 100 कर देंगे तो गिवन ऑप्शंस में ये 75 इंटू 10 होगा, जीरो यहाँ कट गई थी 40 से, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए 75,000 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए फार्म सेल्स इन प्रॉफिट इन 2017 वर 20,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। एक फर्म की सेल और प्रॉफिट 2017 में 20,000 और 1,000 थे।
एंड 2018 में ये हो गए 20,000 एंड 1600, यानी कि जो सेल्स थी वो 20 से बढ़ करके 22,000 हो गई और जो प्रॉफिट थे वो 1000 से बढ़ करके 1600 हो गए। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज, तो पीवी रेशियो निकालने का तरीका, जब हमें कंपैरेटिव 2 ईयर्स के डाटा दे रखे हो तो वहां पे पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। तो चेंज इन प्रॉफिट देखेंगे कितना प्रॉफिट में चेंज हो रहा है, 600 हो रहा है, और सेल्स में कितना चेंज हो रहा है, 20 से 22 2000 हो रहा है, और इनटू कर देंगे 100, तो ये निकल कर आ जाएगा परसेंटेज में। तो ये 00 से ये 00 गई, 10 से 0 चली जाएगी, 2 से 3 टाइम्स जाएगा और 3 इंटू 10 यानी कि 30% इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस इज, डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस इनमें से कौन सा है? देखिए, डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस या डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी थ्योरी है ऐसी थ्योरी जो ये कहती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से फर्म के वैल्यू पे कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी देने वाले हैं मोदी, गिलियानी एंड मिलर, और इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है एमएम मॉडल या एमएम अप्रोच इसको बोला जाता है। इसको एमएम की इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है 80th क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे शॉर्ट इज अ टूल ऑफ SWOT, ये टूल है, किस चीज का टूल है? गिवन ऑप्शंस में से हमें यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दरअसल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये टूल यूज होता है। इसमें शॉर्ट का मतलब है स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये एक फर्म अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को देखती है, ये तो इंटरनल पार्ट होता है, और इसके साथ-साथ फर्म मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज और थ्रेट्स को देखती है, कुछ को क्या हो सकती है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय ये सब देखना पड़ता है। इसी के हिसाब से फर्म अपनी प्लानिंग करती है, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाती है। तो ये जो ओ का मतलब होता है अपॉर्च्युनिटीज और टी का मतलब थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है, which of the following is not a basic feature of entrepreneurial approach of strategic decision making? इनमें से strategic decision making का entrepreneurial approach का बेसिक फीचर कौन सा नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन। ये नहीं है। बाकी एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच उस अप्रोच को कहा जाता है जिसमें एंटरप्रेन्योर के दृष्टिकोण से बिजनेस चलता है, पूरी तरीके से एंटरप्रेन्योर के हित में चलता है, और जो ज्यादातर स्मॉल लेवल के जो बिजनेस होते हैं उनमें एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच अपनाई जाती है। इनमें ज्यादा फोकस रखा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज पे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज का मौका उठाना, फायदा उठाना, ग्रोथ और एक्सपेंशन पे, और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पे। जो सोल ट्रेड फॉर्म होती है उसमें ये सबसे ज्यादा उपयुक्त उदाहरण होता है एंटरप्रेन्योर अप्रोच का। नेक्स्ट है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज ए ग्रुपिंग ऑफ, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक ग्रुपिंग होता है किसका? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है सी, रिलेटेड बिजनेसेस का। दरअसल एक संस्था के कई रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं, उसको पूरे को एक बोला जाता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो नेक्स्ट है, मैनेजर्स रेफर टू स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर, मैनेजर स्ट्रेटेजिक प्लान्स रेफर करते हैं किससे रिलेटेड, यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है एक्शन प्लान। दरअसल स्ट्रेटेजिक प्लान का मतलब ही होता है एक्शन प्लान तैयार करना। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि प्लान इनटू एक्शन। नेक्स्ट है, द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट वी वांट टू बी इज प्रोवाइडेड बाय, हम क्या बनना चाहते हैं, इसका आंसर क्या प्रोवाइड कराता है, कौन सी चीज ऐसी है स्ट्रेटेजी में जो इसका आंसर हमें देती है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, विजन। एक संस्था का जो विजन होता है वो ये बताता है कि संस्था कहाँ पहुंचना चाहती है और क्या बनना चाहती है। नेक्स्ट है, ए बजट इज ए प्लान एक्सप्रेस्ड इन, एक बजट प्लान होता है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव मैनर। क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्रेस किया जाता है अपने प्लान को बजट में। नेक्स्ट है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ, पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल हमें हेल्प करता है समझने में किस चीज को? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, कंपटीशन को। कंपटीशन को समझने में पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल
हमें हेल्प करता है। दरअसल पोर्टर ने जो 5 फोर्सेस बताई हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है एक बिज़नेसमैन को जब वो कॉम्पिटिशन में आता है, तो अपने कॉम्पिटिटिव जो राइवल्स होते हैं यानी कि जिनसे चुनौती मिलने वाली है, वो एक फोर्स है। पोटेंशियल न्यू मार्केट इंटरेस्ट, मार्केट में जो नए लोग और आ सकते हैं कॉम्पिटिटर, उनको ध्यान में रखना होता है। सप्लायर्स को ध्यान में रखना होता है, हमारे सप्लायर कौन है, कस्टमर्स को ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। कुल मिलाकर के ये 5 के बारे में बताया कि एक मार्केट को समझने के लिए 5 फोर्सेस को मार्केट की को समझना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है बीसीजी मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन, बीसीजी मैट्रिक्स इनमें से बेस है किस पे? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडस्ट्री ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर पे रिलेटेड है बीसीजी मैट्रिक्स। दरअसल बीसीजी मैट्रिक्स एक संस्था अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अ, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बीसीजी मैट्रिक्स का यूज कर सकती है। इसमें एक संस्था ये देखती है कि जो इंडस्ट्री ग्रोथ है और रिलेटिव मार्केट शेयर फर्म का कितना है मार्केट में, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की वो चेक करती है कि उसके बारे में क्या डिसीजन लेना है, क्या प्रोडक्ट को बनाते रहना है, क्या प्रोडक्ट को बंद कर देना है। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो कार बाय टाटा मोटर्स कुड बी व्यूड एज ए गुड एग्जांपल ऑफ, टाटा मोटर्स के द्वारा नैनो कार इंट्रोड्यूस करना मार्केट में एग्जांपल है किसका? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉस्ट लीडरशिप का। देखिए कॉस्ट लीडरशिप लीडरशिप की वो फॉर्म होती है मार्केटिंग में कि जब कोई मार्केटर अपनी कॉस्ट काफी कम कर देता है औरों से और इसके माध्यम से वो लीडर बन जाता है मार्केट का। तो टाटा नैनो क्योंकि जो कार में जितनी भी कार्स हैं उन सब में सबसे सस्ती कार लाई गई थी टाटा ग्रुप के द्वारा कॉस्ट को फोकस करते हुए, तो कॉस्ट लीडरशिप का ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है पेस्टल एनालिसिस फैसिलिटेट द एनालिसिस ऑफ, पेस्टल एनालिसिस मदद करता है किस टाइप के एनालिसिस में, एनवायरनमेंट के में? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्रो एनवायरनमेंट। दरअसल मैक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो फर्म से बाहर होता है, जिस पे फर्म का कोई नियंत्रण पूरी तरह से रहता नहीं है। पेस्टल दरअसल एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं ये अलग-अलग वर्ड को बताते हैं, जो कि रिलेटेड है मैक्रो एनवायरनमेंट से, यानी कि एक फर्म के बाहरी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें पी का मतलब है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक वातावरण, ई का मतलब है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एस का मतलब है सोशल एनवायरनमेंट, टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एल का मतलब है लीगल एनवायरनमेंट और ई का मतलब है एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट है द बेस्ट सूटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर सोल प्रोप्राइटर फर्म इज, सोल प्रोप्राइटर्स फर्म के लिए सबसे अच्छा सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटरप्रेन्योरियल। एंटरप्रेन्योरियल जो एंटरप्रेन्योर के ही इर्द गिर्द घूमता है और जिसका मेन मकसद होता है एंटरप्रेन्योर के वेलबींग को बढ़ाना। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्री बेंचमार्क रिलेट्स टू, इंडस्ट्री बेंचमार्क संबंधित है किससे? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, बेस्ट परफॉर्मर। दरअसल बेंचमार्क जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसको अचीव करने की सब कोशिश करें। तो इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड जिस संस्था का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है उसको बाकी संस्था अपना एक बेंचमार्क मान के चलती हैं जिसको अचीव करने की कोशिश करती हैं। तो बेस्ट परफॉर्मर से रिलेट करता है इंडस्ट्री बेंचमार्क, इसलिए 91 का ए सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 92 स्ट्रैटेजी इज यूज्ड इन, स्ट्रैटेजी यूज की जाती है इनमें से किसमें? तो देखिए इसमें हालांकि जो गिवन ऑप्शन में से अ, बोर्ड ने यानी कमीशन ने जो अपने आंसर की में सही माना है वो है मिलिट्री। और हालाँकि आज की डेट में स्ट्रैटेजी का यूज़ मिलिट्री में, बिज़नेस में, इंडस्ट्री में सभी में होता है तो ऑप्शन डी होना चाहिए था। बट ये क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन सेटर ने मुझे लगता है इस हिसाब से सेट किया होगा कि ओरिजिनली स्ट्रैटेजी यूज़ कहाँ की जाती थी, उस हिसाब से किया होगा क्योंकि वर्ड जो स्ट्रैटेजी है ओरिजिनली वो स्ट्रैटेजोस से आया है और जिसका मतलब होता है मिलिट्री जनरल, मिलिट्री जनरल। तो मिलिट्री जनरल से ये वर्ड बना है स्ट्रैटेजोस से स्ट्रैटेजी और बेसिकली मिलिट्री प्लानिंग में इसका शुरुआत में ज़्यादा यूज़ होता था, वहीं से धीरे-धीरे ये बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशंस में भी अब आ चुका है। तो आज के हिसाब से डी होना चाहिए आंसर सही, लेकिन
जो कमीशन ने इसका सही जवाब माना था वो ए माना था। नेक्स्ट है द मिशन कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज। मिशन कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में किस तरीके से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही तरीके से। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू कॉर्पोरेट प्लानिंग। एक कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब कंपनी की प्लानिंग को डायरेक्शन देने का काम करता है हमारा मिशन। दूसरा, ये क्लैरिफाई करता है फर्म की एस्पिरेशंस, फर्म की जो आकांक्षाएं वो क्या है उनके बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्राइमरी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है किस तरीके से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑटोमेटिकली। दरअसल इसके लिए कोई डेलिबरेट मतलब कोई प्रयास नहीं किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, जबकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेलिबरेटली बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस डज नॉट इंक्लूड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इनमें से क्या शामिल नहीं होगा यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, टेक्निकल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉर्पोरेट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि एक कॉर्पोरेट का, एक कंपनी का सुचारू रूप से गवर्नेंस करना, उसका शासन संचालन करना। तो गिवन ऑप्शन में बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज, ये सब हैं, जबकि डी इसका सही जवाब है। ये इसका ऑप्शन नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग इज लीस्ट इन केस ऑफ। रिस्क बियरिंग इनमें से किस में सबसे कम है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क बियरिंग सबसे कम है, क्योंकि इसमें आप दूसरे के यहाँ पे काम करते हैं। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोफेशन, ट्रेड, इन सब में रिस्क ज्यादा है कंपैरेटिवली एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड इंसिस्ट ऑन सिंगुलरिटी ऑफ। यूनिटी ऑफ कमांड किसकी सिंगुलरिटी पे जोर डालता है, इंसिस्ट करता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड का मानना है कि जो बॉस है वो सिंगल होना चाहिए अपने अधीनस्थों के लिए, ताकि वो बेटर तरीके से काम कर सके उसके अधीनस्थ। नेक्स्ट है कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इज फॉर्मुलेटेड बाय। लीडरशिप का कंटिजेंसी मॉडल किसने फॉर्मुलेट किया यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एफ ई फीडलर। दरअसल फीडलर ने ये मॉडल क्रिएट किया 1960 में। उनका मानना था कि जो लीडर होती है उसकी कोई भी स्टाइल बेस्ट नहीं हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इसलिए लीडरशिप जो होती है दैट इज कंटिजेंट। कंटिजेंट मतलब दैट इज रिलेटेड टू द सिचुएशन, चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप में भी चेंज की जरूरत होती है। तो इसलिए बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 100 द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी हैज बीन गिवन बाय। बाउंडेड रेशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इनमें से वो किसने दिया है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्बर्ट ई साइमन। हर्बर्ट साइमन ने कॉन्सेप्ट दिया बाउंडेड रेशनैलिटी का। बाउंडेड रेशनैलिटी का मतलब होता है कि जो रेशनैलिटी होती है लोगों में, रेशनैलिटी का मतलब होती है कि जो जवाब देने की क्षमता या सोचने समझने की या निर्णय लेने की जो क्षमता होती है लोगों में, वो होती है बाउंडेड। बाउंडेड होती है किससे? वो फैक्टर से बाउंडेड होती है, यानी कि अलग-अलग फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। कौन-कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? जैसे प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं, वो होता है एक तो प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से रेशनैलिटी काम करती है, जैसी प्रॉब्लम है। दूसरा कॉग्निटिव लिमिटेशन ऑफ माइंड। माइंड की मतलब जो इस पे डिसीजन ले रहा है वो कितना कॉग्निटिव है, उसको कितना ज्ञान है इस चीज़ के बारे में, ये इस पे डिपेंड करता है। और तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। अगर टाइम बहुत कम है तो कई दफ़े हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जो महँगे हैं। तो इसलिए सी इसका सही जवाब है। हर्बर्ट ई साइमन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया बाउंडेड रेशनैलिटी को। नेक्स्ट है पार्ट एंड सीपीएम आर यूज्ड फॉर। पार्ट और सीपीएम यूज की जाती हैं किसके लिए? तो गिवन ऑप्शंस में तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। दरअसल पार्ट और ये सीपीएम ये दोनों ही
कंट्रोलिंग की टेक्निक है और यूज की जाती हैं प्लान करते समय। दरअसल कंट्रोलिंग तभी हो सकती है जब हम उनको पहले से यूज करते हैं। तो प्लान करते समय और ऑर्गेनाइज करते समय इनका यूसेज किया जाता है जिससे इफेक्टिव कंट्रोल पाया जा सके। तो इसलिए डी इसका सही जवाब बोर्ड ने माना है, कमीशन ने। पार्ट जो है इसका मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों ही ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका फोकस रहता है रिड्यूस करने पे। खास तौर पे जो सीपीएम है इसका फोकस रहता है कॉस्ट रिडक्शन पे, और जो पार्ट है इसका जो ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है टाइम पे, यानी कि विद इन ड्यूरेशन में हमारा काम समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल इज फेमस फॉर। हेनरी फेयोल फेमस है किसके लिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। हेनरी फेयोल फ्रांस के थे। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए फंडामेंटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। नेक्स्ट है थ्योरी जेड वाज प्रोपाउंडेड बाय। थ्योरी जेड के प्रोपाउंडर किनको माना जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन है विलियम ऑची। विलियम ऑची जो है इन्होंने जो अमेरिकन इंडस्ट्री और जैपनीज इंडस्ट्री का की स्टडी की और उनका एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस को ही इन्होंने थ्योरी जेड के रूप में लोगों के सामने रखा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज द फाइनल रिजल्ट, हु सेड इट। ये किसने कहा? तो इसमें सीधा स्टेटमेंट पूछा गया है और ये स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, एलन का। नेक्स्ट है ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन ए फर्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। एक रिलेशनशिप जो कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है एक फर्म के बीच में और उसके एनवायरनमेंट के बीच में, इसको कहते क्या है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी देने वाले कौन है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब ऑप्शन डी, एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी डेवलप की। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली कलेक्टिव इंसेंटिव स्कीम है। इनमें से कौन सी कलेक्टिव इंसेंटिव स्कीम है, मतलब जिसमें कोई संस्था अपने एम्प्लॉइज को कलेक्टिव फॉर्म में इंसेंटिव दे पाती है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें संस्था एम्प्लॉइज को कहती है कि पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर अगर संस्था को प्रॉफिट होंगे तो आपको भी एक पार्ट उसका मिलेगा। तो ये सभी एम्प्लॉइज के कलेक्टिव इंसेंटिव स्कीम होती है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट नॉट एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज। एक एलिमेंट जिसको इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है, इनमें से वो कौन सा है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन बी, रिजिड। देखिए रिजिडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इफेक्टिव कंट्रोल बनाने के लिए, हमको ऐसा चाहिए कि वो इकोनॉमिकल भी हो, सिंपल भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। तो बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है द टर्म स्टैंडिंग एंड रोलिंग आर एसोसिएटेड विद। स्टैंडिंग और रोलिंग जो टर्म है ये संबंधित है किससे? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है प्लानिंग से। प्लानिंग से रिलेटेड है। दरअसल स्टैंडिंग का मतलब होता है स्टैंडिंग प्लान, ऐसे प्लान जो एक बार बना दिए और बार बार चलते रहेंगे। रोलिंग प्लान का मतलब होता है ऐसे प्लान जिनको रोल करते रहेंगे। पहला प्लान जब पूरा हो जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है पीएमकेवीवाई द फ्लैगशिप scheme of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is implemented through। सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमकेवीवाई योजना जो फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की, वो इम्प्लीमेंट की जानी है किसके माध्यम से? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सोशल चेंज वाज प्रोपाउंडेड बाय। सोशल चेंज की जो थ्योरी है उसके प्रोपाउंडर कौन है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है द एंटरप्रेन्योरशिप इज द रिजल्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री, हु सेड इट। किसने कहा था यह स्टेटमेंट? एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, किसी इकोनॉमी का। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जॉन कॉनकैफ। नेक्स्ट देखेंगे
फैबियन एंटरप्रेन्योर्स आर, अब फैबियन एंटरप्रेन्योर्स का ही एक टाइप है, इनमें से वो कैसे होते हैं? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, शाई एंड लीजी होते हैं। नेक्स्ट है द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी देने वाले कौन है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है मैक्लेलैंड ने दी है नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। इसमें उन्होंने थ्योरी में बताया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो अफेक्टेड होता है नीड फॉर पावर से, अचीवमेंट से और एफिलिएशन से, तीन चीजों से। नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 एट, 1993 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पे? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन एंटरप्रेन्योर शुड हैव, एक एंटरप्रेन्योर में इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? नेक्स्ट है इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और इनिशिएटिव, तीनों ही चीजें जरूरी हैं एक एंटरप्रेन्योर में होना। नेक्स्ट है द फोकस ऑन क्लस्टर सिस्टम इज गिवन बाय, क्लस्टर सिस्टम पे फोकस दिया गया किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, आबिद हुसैन कमेटी। नेक्स्ट है ए प्रॉब्लम ऑफ एसएमईज इन इंडिया इज नॉट, इनमें से कौन सी एसएमई की प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल हो जाती है तो ये अच्छी बात है। प्रॉब्लम जो है एसएमई के सामने वो है इनएडिकेट बैंकिंग फाइनेंस है, पूरा नहीं मिल पाता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी लो है और लिमिटेड कैपिटल है। नेक्स्ट देखेंगे लिकर्ट हैज इंक्लूडेड इन हिज मैनेजमेंट रिलेटेड रिसर्च इनटू हाउ मेनी वर्क वेरिएबल्स, तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 7। लिकर्ट ने 7 टोटल वेरिएबल्स बताए हैं, जिनमें से शामिल हैं लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गोल सेटिंग और कंट्रोल प्रोसेस। ये काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट बताए हैं मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनकरेज, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनकरेज करता है किसको? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एन एंटरप्रेन्योर हु ओन्स मोर देन वन बिजनेस एट ए टाइम, एक एंटरप्रेन्योर जो एक से ज्यादा बिजनेस एक बार में मैनेज करता है उसको कहा जाता है क्या? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है उसको कहते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच गोज टू, बिहेवियरल अप्रोच का क्रेडिट जाता है किसको? आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो सही जवाब है वो दिया है ए, फोर्ड फाउंडेशन, हालांकि इसका डायरेक्ट मुझे कोई लिंक मिला नहीं है। नेक्स्ट है ए प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, एक प्लान जो फ्यूचर को कैप्चर करने के हिसाब से बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, एलन। नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मीन्स, बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब ऑप्शन बी, इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, बिजनेस इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन डी, ये सभी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट है व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जब कमोडिटी का प्राइस है वो जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा चेंज डिमांड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी कि जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब परिवर्तन होता है तेजी से उसमें। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ, तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन बी, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जब हम किसी चीज की देखते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट पे फोकस करते हैं, इसके आधार पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट इन विच, इक्विलिब्रियम
प्राइस है कौन सा? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन जी, इक्विट्स सप्लाई एंड डिमांड। जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाती है तो उस प्राइस को सही माना जाता है। नेक्स्ट है द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। तो इनमें हमें बताना है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, यानी कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन रहता है वो इनवर्स रहता है। तो ये इनमें से 3 ऑप्शन रहते हैं जिनकी वजह से इनवर्स रहता है। एक ऐसा है जिसकी वजह से इनवर्स नहीं रहता, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो जो प्राइस है उसके हिसाब से डिमांड होती है। लेकिन बाकी जो है ये प्राइस और डिमांड साथ-साथ नहीं चलते, यानी कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड नहीं बढ़ती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के केस में तो बढ़ जाते हैं, बढ़ते हुए प्राइस पे भी लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं। लेकिन इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ ऑफ डिमांड के जो हैं वो रीजन हैं, कारण हैं। इनकी वजह से तो वेरिएशन प्राइस में होता है और इनवर्सली होता है। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, के प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो वो इन 3 कारणों से हो सकता है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ लॉ और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इनमें से है क्या? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट है नॉन फिस्कल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इनमें से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का नॉन फिस्कल मेजर कौन सा है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, रैशनल वेज पॉलिसी। दरअसल फिस्कल मेजर का मतलब होता है जो बजट से रिलेटेड मेजर होते हैं। तो पब्लिक डेट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, सरप्लस बजट, ये सब बजट के समय डिसाइड किया जाता है। तो बजट से रिलेटेड है, यानी कि फिस्कल मेजर है। बाकी जो है ये नॉन फिस्कल मेजर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइसोक्वेंट कर्व इज आल्सो नोन एज, आइसोक्वेंट कर्व को इस नाम से भी जाना जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन है प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी इसको कहा जाता है। आइसोक्वेंट कर्व को हिंदी में समोत्पाद वक्र कहते हैं। ये दो ऐसे संयोगों को बताता है उत्पादन के साधनों के, कि जहां पे उत्पादन जो है वो बराबर ही रहेगा। नेक्स्ट है द परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू व्हेन, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, सही जवाब है ऑप्शन सी, जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी, क्योंकि जो डिमांड है वो पूरी तरह से इनइलास्टिक है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसे नमक की डिमांड होती है तो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, प्राइस बढ़ जाए घट जाए डिमांड उतनी बनी रहती है। नेक्स्ट है if price of any commodity decreases by 20% and demand for that commodity increases by 40%, then elasticity of demand would be। ये कह रहे हैं कि अगर प्राइस में किसी सामान के में 20% चेंज हो और उसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड में 40% चेंज हो जाए तो उनमें से क्या होगा? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट है इन शॉर्ट पीरियड ए प्रोड्यूसर कंटिन्यूज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही या सी कवर्स। अब शॉर्ट पीरियड में प्रोड्यूसर कंटिन्यू रखेगा प्रोडक्शन कब तक? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, वेरिएबल कॉस्ट तक। जब तक वेरिएबल कॉस्ट निकलती रहेगी तब तक वो प्रोडक्शन जारी रखे रह सकता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें बदलाव होता नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्शन जीरो भी कर देंगे तब भी शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी ही पड़ती है। तो इसलिए जो फोकस रहता है एम्प्लॉय का वो वेरिएबल कॉस्ट को लेकर के चलता है। नेक्स्ट है किंक्ड डिमांड कर्व अप्रोच इज कंसर्न विद, किंक्ड डिमांड कर्व की अप्रोच जो है वो रिलेटेड है किससे, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन जी, प्राइस रिजिडिटी। ओलिगोपोली के केस में ऐसा पाया जाता है। ओलिगोपोली में दरअसल प्राइस रिजिडिटी का एटीट्यूड रहता है और इसलिए डिमांड कर्व में किंक पाया जाता है। नेक्स्ट है हु गेन्स इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में फायदा किसको होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डेटर। डेटर को फायदा होता है। जैसे मान लो मैंने किसी से सामान खरीदा था 1,00,000 रुपए का और उस समय जो महंगाई थी वो कम थी, अभी महंगाई बढ़ गई है तो अब मैं वापस करूंगा तो 1,00,000 रुपए ही करूंगा। जबकि महंगाई बढ़ने का मतलब होता है कि उसी 1,00,000 रुपए में अगर मैं वो सामान बेच दूं जो मैंने खरीदा था तो वो और ज्यादा बिक जाएगा, तो मुझे बेवजह प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हुआ कि डेटर फायदे में रहता है इन्फ्लेशन के केस में, और डिफ्लेशन के केस में क्रेडिटर फायदे में रहता है। नेक्स्ट है डिमांड फुल इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ,
डिमांड फुल इन्फ्लेशन रिजल्ट है इनमें से किसका? तो नेक्स्ट ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी, लोगों के पास मनी ज्यादा पहुंचेगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, इसको डिमांड फुल इन्फ्लेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है 139, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नॉर्मली मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड, इनमें से किसकी डिमांड नॉर्मली सबसे ज्यादा इन इलास्टिक होनी चाहिए? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, सॉल्ट। सॉल्ट की डिमांड इनमें से नॉर्मली सबसे ज्यादा इनइलास्टिक मिलेगी, क्योंकि सॉल्ट ऐसी चीज है जिसको जरूरत से ज्यादा भी कोई नहीं लेता है, जरूरत से कम भी कोई यूज नहीं करता है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट रिलेट्स टू मैक्रो एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये मैक्रो से रिलेटेड है। मैक्रो का मतलब भारी, जिसका प्रभाव पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का प्रभाव किसी देश की पूरी इकोनॉमी में पड़ता है, जबकि सप्लायर, क्रेडिटर, कॉम्पिटिटर ये एक संस्था के मतलब एक संस्था के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं अपना, इसलिए ये माइक्रो में आते हैं, जबकि इकोनॉमिक पॉलिसी मैक्रो में आता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड, बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इनमें से किसको शामिल नहीं करेगा, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, सोशल कस्टम्स को ये शामिल नहीं करेगा। बाकी इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है एक बिजनेस की। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू एनर्जी एंड ट्रस्ट टाइपोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट का एक काइंड नहीं है एमर्जी एंड ट्रस्ट टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, चेंजिंग एनवायरनमेंट। दरअसल एमर्जी एंड ट्रस्ट टाइपोलॉजी में एनवायरनमेंट चार टाइप के बताए गए, जिनमें प्लीसिट रेंडमाइज्ड एनवायरनमेंट, प्लीसिट क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट, इसके अलावा डिस्टर्ब्ड रिएक्टिव एनवायरनमेंट और टर्बुलेंट फील्ड एनवायरनमेंट। डी इसका कोई टाइप नहीं है। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में शामिल होता है इनमें से क्या क्या? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी शामिल होते हैं, कस्टम्स, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एब्सेंट इन द इकोनॉमी, अगर किसी इकोनॉमी में सरकार का जो इंटरवेंशन है वो एब्सेंट है, मतलब सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन है लेसिस फेयर। लेसिस फेयर कहा जाता है जब कोई दखलंदाजी नहीं रहती है, कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है सरकार का या टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लाइज इन, एक संस्था का बिजनेस एनवायरनमेंट का जो महत्व है वो लाई करेगा किसके बीच में? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी के बीच में, ऑल ऑफ द अबव, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ या ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर रिलेटेड टू, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट रिलेटेड है किससे? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेटर मेजरमेंट है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बेटर है औरों से इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इनमें से इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा कौन सा नहीं है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मनी एंड कैपिटल मार्केट। दरअसल मनी या कैपिटल मार्केट जो होता है वो संस्था से बाहर है, उस पे संस्था का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। बाकी मार्केटिंग की कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, पर्सनल कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी की बात हो रही है, तो संस्था की इंटरनल बात है, अपनी कैपेबिलिटी की बात है। ये इंटरनल है, बाकी सी इसका एक्सटर्नल है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इन जीआर हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय, तो जीआर हिक्स की थ्योरी में उन्होंने ट्रेड साइकिल में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ के बारे में कहा कि डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है सी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज आर, प्राइवेट
सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव और कंपटीशन, ये सभी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्राइवेट सेक्टर का। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट होता है सबको, और इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना और कंपटीशन फेस करते हैं। तो ये था पूरा डिस्कशन यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर जो 2019 में हुआ था उसका। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैंने ऑलरेडी इसको शेयर किया हुआ है, इवन इससे रिलेटेड मटेरियल भी शेयर किया हुआ है, इस एग्जाम से रिलेटेड आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर